आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट इतिहास अध्याय 1 समय के प्रारंभ से प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ सबसे पहले हम पढ़ेंगे। मानव जीवन एक लंबी कहानी है जो लाखों वर्ष पूर्व से प्रारंभ होती है। जो हमारे मानव जीवन है वो एक बहुत लंबी कहानी है और ये लाखों वर्ष पूर्व से प्रारंभ होती है। भूवैज्ञानिक की दृष्टि से पृथ्वी लगभग 48 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। जो हमारी पृथ्वी है वो 48 वर्ष पुरानी मानी जाती है, परंतु जो हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है वो कम से कम 35 वर्ष पुराना है माना जाता है। इस अध्याय में हम मानव के पृथ्वी पर अवतरण से लेकर उस समय तक की कहानी का अध्ययन करेंगे जब उसने घटनाओं का लिखित विवरण रखना आरंभ किया। मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं। जब से मानव ने अपने कहानी का लिखित विवरण रखना आरंभ किया है हम उसे इतिहास कहते हैं। परंतु माना जाता है कि किंतु लिखना सीखने से पहले भी मानव इस पृथ्वी पर लाखों वर्ष रह चुका था। जब उसने लिखना नहीं सीखा था उससे पहले भी वो इस पृथ्वी पर लाखों वर्ष रह चुका था, जिसका मानव ने कोई लिखित वर्णन नहीं रखा है। क्योंकि उसे लिखना नहीं आता था इसलिए उसका कोई लिखित वर्णन नहीं है हमारे पास। वह काल पाक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। तो प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है वह काल जिसका हमारे पास कोई लिखित वर्णन नहीं है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पुरातत्व तथा प्रागैतिहास। पुरातत्व, जिन विद्वानों ने प्राचीन स्थलों की खुदाई को एक विज्ञान का रूप दिया है उन्हें हम पुरातत्वविद के नाम से जानते हैं। जो कुछ विद्वान हैं जिन्होंने जो प्राचीन स्थलों की खुदाई होती है जिनों से हम पुरातत्व निकालते हैं, उनकी खुदाई को जिन वैज्ञानिकों ने एक विज्ञान का रूप दिया है हम उन वैज्ञानिकों को क्या कहते हैं, पुरातत्वविद के नाम से जानते हैं। आज के इस काल में लगभग सभी देशों में पुरातत्व विभाग स्थापित है। पुरातत्व विभाग वे विभाग होते हैं जो अपने पूर्वजों के अवशेष का अध्ययन कर आवश्यक जानकारी जुटाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे 17वीं शताब्दी में सबसे पहले इंग्लैंड, फ्रांस और इटली आदि देशों में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। सबसे पहले किस किस देश में हमारे पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई? इटली में, फ्रांस में, इंग्लैंड में। इन तीनों देशों में सबसे पहले पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। कौन सी शताब्दी में? 16वीं और 17वीं शताब्दी में। जो हमारा भारत है, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी और इसका श्रेय लॉर्ड कर्जन को जाता है। हमारे भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1905 में हुई थी जिसका श्रेय लॉर्ड कर्जन को जाता है। माना जाता है कि लाखों वर्ष पहले जब 1856 में नियंडर घाटी में चूने के पत्थरों की खुदाई हो रही थी। चूने के पत्थरों की खुदाई हो रही थी जिसमें से मतलब कुछ अवशेष मिले, खोपड़ियाँ मिली, अस्थियाँ मिली। तो वहाँ के मतलब जो भी कर्मचारी थे उनको ये सब चीज़ें मिली, तो उन्होंने इन सभी अवशेषों को स्थानीय स्कूल थे, एक शिक्षक उनका नाम था कार्ल फुलरोट को सौंप दिया। जो कार्ल फुलरोट थे वो प्राकृतिक इतिहास के जानकार थे। उन्होंने खुदाई में प्राप्त खोपड़ी का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह खोपड़ी तो आधुनिक मानव की नहीं है। उन्होंने मतलब उसका अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि ये जो खोपड़ी है वो आधुनिक मानव की नहीं लगती है। तो उनके जो एक मित्र थे बॉन विश्वविद्यालय के, जो जर्मनी में था, वो उनके मतलब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, रचना विज्ञान के प्रोफेसर। उनका नाम था हरमन साफ हुसैन। की सहायता से उन्होंने उस पर मिलकर दोनों ने शोध किया। तो उन्होंने वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये मतलब ये जो खोपड़ी है ये ऐसे मानव की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। मतलब जो मानव की ये खोपड़ियाँ हैं और अस्थियाँ हैं वो अब नहीं है, उनका अब कोई अस्तित्व नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे पुरातत्व का काल निर्धारण। जो पुरातत्व जो पुरानी वस्तुएं जो खोदने पर निकाली जाती हैं वस्तुएं, पुरातत्व में हमें उस मानव के जीवन को समझने में समर्थ बनाया है जो लाखों वर्ष पूर्व से इस पृथ्वी पर निवास करता था। जो मतलब पहले बहुत पहले से इस पृथ्वी पर निवास करता था, हम उसके पुरातत्व के माध्यम से हम उसको जान चुके हैं। मतलब कुछ ऐसे अवशेष जो हमने खुदाई करके ढूंढ निकाले, अस्थियाँ और जो खोपड़ियाँ आदि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमने खुदाई करके निकाली हैं, उनका काल निर्धारण करना बहुत ही कठिन हो जाता है। परंतु माना जाता है कि जब ज़मीन को खोदकर इन चीज़ों को निकाला जाता है तो जो सिक्के होते हैं उन पर तो कुछ ना कुछ काल लिखा होता है, तो हम उससे उसका काल निर्धारण कर लेते हैं और सिक्कों के साथ जो वस्तु मिलती है हम उसका भी काल निर्धारण कर लेते हैं। और माना जाता है जो वस्तु जितनी नीचे होती है, जितनी नीचे पाई जाती है, उसका काल वो उतने ही वर्ष पूर्व की होती है। और मतलब वर्तमान में आधुनिक अनुसंसाधनों के माध्यम से भौतिकी ने हमें यह मालूम करने में मदद की कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है।
जो भौतिकी के अनुसार हम जीवित वस्तुओं में मतलब जो हम उसमें भौतिकी के विज्ञान के रूप से पता कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु कितनी पुरानी है। कैसे पता कर सकते हैं? तो भौतिकी विज्ञान ने हमें बताया है कि जब वस्तुएं जीवित रहती हैं तो वे कार्बन बनाती हैं और उनके अंदर एक रेडियोधर्मी होता है, रेडियोधर्मी कार्बन होता है और वे कार्बन 14 जिसे कार्बन 14 कहते हैं। जो जीवित वस्तुएं होती हैं उनके अंदर एक प्रकार का रेडियोधर्मी कार्बन होता है जिसे हम कार्बन 14 कहते हैं। जीवित प्राणी जिस मात्रा में कार्बन 14 को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, जो भी जीवित प्राणी रहते हैं वो कार्बन 14 को वायुमंडल से प्राप्त करते रहते हैं, परंतु उतनी ही मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण उसे खो देते हैं और जो रेडियोधर्मिता होती है उसके कारण वे इसे खो देते हैं और वायुमंडल से कार्बन को प्राप्त करते रहते हैं। परंतु मरने के पश्चात कार्बन हम प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु वो खोता रहता है और जितना कार्बन खत्म होता जाता है उस के माध्यम से हम ये पता लगा लेते हैं कि कौन सी वस्तु कितने वर्ष पुरानी है। आगे हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के साधन। जो हमें जो प्री हिस्ट्री है हमारी, हम उस प्री हिस्टोरिकल पीरियड के साधन कौन कौन से हैं? सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ प्री हिस्टोरिकल पीरियड के तो सबसे पहला एक जीवाश्म है, उसके आगे एक मतलब हम जीवाश्म को पहले समझ लेते हैं। जीवाश्म वो होता है जो मतलब जो भी वनस्पतियाँ, जीव जंतु, मनुष्य जो मर जाते हैं और वो बहुत सालों तक, बहुत ही वर्षों तक जमीन के नीचे दबे रहते हैं, उनमें से हम जो दबे रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं पर खोदे जाने पर पाए जाते हैं तो हम उसे जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म से कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होता है। जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या पैंटोलॉजी कहते हैं। जो जीवाश्म का अध्ययन करते हैं हम उसे जीवाश्म विज्ञान या पैंटोलॉजी कहते हैं। जीवाश्म को अंग्रेजी में फॉसिल कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फॉसिलिस से हुई है, जिसका अर्थ खोद कर प्राप्त की गई वस्तु होता है। जीवाश्म वे जो हम खोद कर प्राप्त की हुई वस्तु आती है उसे हम जीवाश्म कहते हैं। आगे है दूसरा पॉइंट जो जिससे हमने प्रागैतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त की है, उसका दूसरा पॉइंट है हथियार व औजार। हमें बहुत से हथियार मिले हैं, छोटे बड़े सुडौल, भद्दे, पॉलिश युक्त तथा बिना पॉलिश के पत्थरों के बने हुए हथियार हमें बहुत से मिले हैं, पर इनमें से जो कुछ ऐसे हथियार भी मिले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे तो प्रमुख हैं, यानी कि भाले, बर्छी, छेनी, चाकू, हथौड़े, हस्तकुलाड़े आदि ये प्रमुख है। इन हथियारों के माध्यम से हम उनका रहन सहन, भोजन एवं वो अपने जीवन की रक्षा कैसे करते थे ये मालूम कर सकते हैं। तीसरा है अस्थियां एवं कंकाल। हम अस्थियों एवं कंकाल से उनके शरीर की बनावट, आयु, रहन सहन, उनकी जाति, उनकी कालावधि के संबंध में अनेक निष्कर्ष निकालते हैं। फोर्थ पॉइंट है चित्रकला के नमूने। कुछ चित्रकला के नमूने हमें दीवारों पर मिलते हैं, जैसे फ्रांस के नगर लास्को में स्थित गुफाओं, स्पेन में स्थित अल्तमीरा एवं वेलनाशिया की गुफाओं में सुअर, सांड, हाथी, भेड़िए, हिरण व गेंडे तथा भारत में भीमबेटका नामक स्थान से चित्र प्राप्त हुए हैं। कुछ चित्र जो दीवारों पर बने रहते हैं उनके माध्यम से भी हम प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के साधन जुटा पाते हैं। एक है लास्ट अन्य कलात्मक अवशेष, जैसे मिट्टी के बर्तन, मुहरे, सिक्के आदि जो हमें खुदाइयों में मिलते हैं। स्थलों की खुदाइयों में, विश्व के विभिन्न स्थलों की खुदाइयों में अनेक प्रकार की मूर्तियाँ, मृद भांडो, मिट्टी के बर्तन यानी कि मृद भांडो और मुहरे के अवशेष भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इनके माध्यम से हम प्रागैतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो प्रागैतिहासिक काल था उसका कोई लिखित वर्णन नहीं है, तो उसे जानने के हमारे पास ये 5 साधन हैं। आगे हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर मानव जीवन का प्रारंभ और मानव। पृथ्वी पर जो मानव सबसे पहले आया तो कैसे आया, फिर दो धीरे धीरे कैसे बदलते गया, अब हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सर्वप्रथम जीवन का प्रारंभ जल में एक कोशीय जीव के रूप में हुआ, जिसमें न तो हड्डी थी और न ही मांस था। इन्हीं जीवों का धीरे धीरे विकास हुआ तो मछली बने, केकड़े बने, सांप बने आदि सभी प्राणी पृथ्वी पर उत्पन्न हो गए। इन प्राणियों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। शक्तिशाली तथा बड़े प्राणी छोटे छोटे प्राणियों को खा जाते, या तो प्राणियों को या तो खा जाते, मतलब या तो मार डालते या तो फिर खा ही जाते।
इस प्रकार धीरे धीरे बड़े प्राणियों का विकास होता गया। कुछ प्राणी तो आज के हाथियों से भी बड़े थे। जो कुछ प्राणी थे वो तो इतने बड़े थे, जैसे डायनासोर हुआ। डायनासोर दो प्रकार के थे, एक थे मांसाहारी और दूसरे थे शाकाहारी। इसके अल्प विकसित मस्तिष्क एवं बदलती भौगोलिक परिस्थितियों के कारण धीरे धीरे विलुप्त होते गए एवं इसका स्थान छोटे छोटे प्राणियों ने ले लिया। माना जाता है कि मानव के क्रमिक विकास का काल, जो मानव सबसे पहले जो मानव था वो 360 से 240 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। जब यह काल था तब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों के प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था। स्तनपायी प्राणी वे होते हैं जो अपने बच्चों को पेट में रखते हैं एवं दूध पिलाते हैं। स्तनधारी होते हैं, अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं और उनके बच्चे पेट में रहते हैं, उसे हम स्तनपायी प्राणी कहते हैं। ऐसे प्राणियों को हम प्राइमेट कहते थे। इसके उपरांत लगभग 240 लाख वर्ष पहले प्राइमेट श्रेणी में एक और उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे हम होमिनाइड नाम से जाना गया है। जो मतलब प्राइमेट थी उसमें से एक और श्रेणी उत्पन्न हुई होमिनाइड, जो मतलब उससे थोड़ी विकसित श्रेणी थी। वो एकदम बानर यानी कि एप जो लंगूर होते हैं, वानर अर्थात एप इसी समूह में सम्मिलित थी। होमिनाइड के उद्भव के बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व होमिनिड प्राणी अस्तित्व में आया, जिसके सबसे प्राचीन जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रजाति के थे पूर्वी अफ्रीका में पाए गए। होमिनाइड और होमिनिड के मध्य समानता एवं विषमताएं भी विद्यमान थी। अब हम पढ़ेंगे प्राइमेट। प्राइमेट का अर्थ नर वानर होता है। प्राइमेट के अंतर्गत बंदरों, लंगूरों, वन मानुषों तथा इनके स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है। स्तनधारी जीव वे जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दुग्धपान कराते हैं एवं अपने बच्चों को पेट में पालते हैं। जो प्राइमेट्स है वो हमारा सबसे प्राचीन मानव है, सबसे प्रारंभिक मानव है। यह मानव कम से कम 350 से 240 लाख वर्ष पहले का मानव है। जब प्राइमेट जो प्रारंभिक मानव, जो प्राचीन मानव था, जब वो विकसित हुआ तो हमने उसे होमोनाइड नाम दिया। जो होमोनाइड जानवर थे ये आकार में थोड़े मतलब बंदरों की तरह दिखने वाला, परंतु कई अर्थों में बंदरों से भिन्न होता था। इनका शरीर थोड़ा बंदरों से बड़ा होता था और एवं इनकी पूंछ भी नहीं होती थी, जो होमोनाइड होते थे। और होमोनाइड कितने साल पुराने हैं? कम से कम 240 से 60 लाख वर्ष पहले के जो वन मानव थे, जो प्रारंभिक मानव थे, हमने उसे होमोनाइड नाम दिया। जब होमोनाइड विकसित हुआ थोड़ा तो हमने उसे होमोनिड नाम दिया, जो कम से कम 64 लाख से 56 लाख वर्ष पहले के हैं। जो होमोनिड थे वो अपने पैरों पर चल लेते थे, 2 पैरों पर खड़े होकर चल लेते थे। वो अपने हाथों का प्रयोग औजार बनाने में, वो औजार चलाने में भी कर लिया करते थे। होमोनिड को हमने 2 पार्टों में बांटा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो। जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव की वह अवस्था है जिसमें वानर के लक्षण आदिम रूप से विद्यमान थे। और जो होमो है, होमो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है मानव। यह शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में और होमो के बारे में। और जो होमो है उससे हमने जो होमो को 3 भागों में विभाजित किया गया, होमो हैबिलेंस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। उसमें से जो एक होमो सेपियंस है उसे हम हमारा आधुनिक मानव मानते हैं, जो कम से कम 2 लाख वर्ष पूर्व का मानव है, कम से कम 2 लाख वर्ष पहले का मानव है, या 1,90,000 वर्ष पहले का। इसे हम आधुनिक मानव के नाम से जानते हैं। कल हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक मानव की प्रजातियाँ। धन्यवाद।